स्वामी जी, आजकल बच्चे और कई बार पेरेंट्स में कभी माँ, कभी पिता, बच्चे को विदेश पढ़ाई कराने के लिए भेजने के अंदर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों के अंदर एक मेरा मित्र था, वो अपनी पोती को किसी के वशीभूत होकर, माँ के वशीभूत, उसको विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। और वो अभी मुझे बता रहा था कि जो है विदेश में जो मेरी पोती पढ़ रही थी, तो पोती जो है कि मैंने बहुत रजिस्ट किया और मेरी चली नहीं। मैं तो विदेश की जो पढ़ाई के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भारत में बहुत है, लेकिन मेरी चली नहीं। अब जो है वो पोती जो है कुछ समय वापस लौट के आई, तो उसके साथ साथ के अंदर एक लड़का भी आया। दोनों वयस्क है, क्योंकि पीजी कर रहे हैं वहाँ। तो वो लड़का भी था तो चेन्नई का, परंतु किस जाति का, कौन कैसा है, वो भी आया कि ये मेरा फ्रेंड है, लड़की ने बताया। तो वो कह रहा था मुझे तो बहम होने लग गया कि ये इसका इंट्रोडक्शन क्यों करा रहा है, 5-6 महीने में इतना कैसे निजी हो गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बच्चे पढ़ने गए, वहीं पर ही लव मैरिज हुई, या यहाँ बाप ने ठप्पा मार दिया और वही दोनों जॉब करने लगे, वही रह गए। यानी एक मान्यता बनी हुई। मैं भी विदेशी में सेटल होने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरी भी ये मान्यता है कि बच्चा हाथ से गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या कमी है, इतना बड़ा हब बन रहा है। आज स्वर्ग में हम बैठे हैं, तो हम वहाँ बाहर में क्या रखा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है आजकल। ग्लोबलाइजेशन में ही बैठ के हो सकता है। लेकिन ये बात पक्की है स्वामी जी कि वो बच्चा प्राय प्राय बहुत भाग्यशाली होते हैं जो वापस यहाँ सेटल होते हैं, चला जाता। तो हमारा, हालांकि रिलेटिव एक प्रश्न है, लेकिन रिलेटिव का समाज में जी रहे, उसका अपना एक है। तो आपकी बच्चों को वहाँ भेज करके, वहाँ लव मैरिज करा के, वहीं सेटल होकर के, वहीं रहने में एक बच्चा होता है, 2 होता है, और कईयों के तो दोनों ही चले जाते हैं। मेरे पड़ोसी दोनों चले गए, उसके खुद वो एक्सपायर हो गया, अब उसकी पत्नी अकेली है। क्या करूं भाई साहब, अब मुझे तो उनके पास जाना पड़ेगा, मैं अकेली यहाँ क्या करूं। करोड़पति है, करोड़ों का मकान, करोड़ों की फैक्ट्री, और वो विदेश, उसको जाना पड़ा। तो कहने का अर्थ है, क्या ये परंपरा जो है वो सही है? थोड़ा उपदेश दीजिए, क्या कमी है देश में? देश कहाँ डेवलप हो रहा है, कितना बन रहा है? वो लोग तो हमारे यहाँ आना पसंद करते हैं, हम बाहर जाकर के पसंद करते हैं। और एक आजकल ये फैशन बन गया है बाहरी एजुकेशन का, वो बढ़ते 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 ये रूप ले ही लेता है। तो स्वामी जी, थोड़ा इसके बारे में आप मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहली बात तो विदेश में जाना ये हमारे युवाओं की यहाँ होती होगी, एक मजबूरी हो गई, क्योंकि यहाँ एजुकेशन तो देते हैं मगर जॉब नहीं मिलती है, तो जॉब के लिए विदेश जाना पड़ता है और ये कंडीशन है। और आज हमारे जो एजुकेटेड अलग अलग फील्ड के जो युवा युवती है, वो आज विदेश में सेटल होकर अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी है, और वहाँ के लोकल प्रशासन में प्रभाव भी डालते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में। तो मैं पूरी उसमें गलत नहीं मानता हूँ विदेश जाना, सेटल होना। मगर ये आपने जो एक पहला एग्जाम्पल दिया कि लड़की बिना इच्छा वहां गई और जब वापिस आए तो बच्चे एक लड़के को लेकर आए, ये इसमें क्या होता है, ज्यादातर लड़का या लड़की वहां विदेश जाता है तो माँ बाप के तो हूँ फैन नहीं, वहां कोई उसको कहने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करे, कोई दिक्कत आई तो किसको कहेगा वो, और माँ बाप तो यहाँ फोन करके भी क्या मतलब है। तो वहां जो लड़का या लड़की जो उसको हेल्प करता है उसके साथ लगा हो जाता है, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को हेल्प करता है, बोलने वाला तो क्या है नहीं, और जरूरत होती है तो वो अच्छा भी लगता है। आज मैं बीमार हूँ और मैं कहता हूँ मेरे लिए दवा ले आओ, तो वो लेकर आए तो अच्छा लगेगा ना। आज मेरे को जॉब नहीं है तो मैं कहता हूँ मेरे को जॉब ले, कुछ मेहनत करो, मेहनत करेगा, जॉब दिलवाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। आज मैं कहता हूँ मेरी फीस भरनी है मगर थोड़ा पैसा कम है, आप मेरे को दे दो, वो दे देंगे तो अच्छा लगेगा। मगर ये जो आपको सपोर्ट लेने की जो आदत है, इसमें आप सामने वाले इंसान का जज नहीं कर सकते। छोटी छोटी हेल्प से आप सरेंडर हो जाते हैं, और बाद में जब जीवन का जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक दूसरे के साथ रहना चालू कर देते हैं, फिर उसमें से निकलना बहुत क्या होता है, दुष्कर हो जाता है। तो ये
बच्चे जब बाहर जाते हैं और जब इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है और कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसमें जो व्यक्ति उसको हेल्प करती है उसको ही सब कुछ मान लेता है और बाद में तो उसके साथ ही जीवन जीना ऐसा तय हो जाता है। तो ये परिस्थिति क्यों आती है? क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस और बिना आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता के बिना वो वहां गया, तो आधार तो लेना ही है, क्या करोगे? तो ऐसी परिस्थितियों में मैं मानता हूँ कि नहीं भेजे या नहीं जाए वो अच्छा है, भारत देश में ही रहे, जो भी यहाँ कुछ उसको काम मिलता है वो काम करके रहे, अच्छी बात है। बाहर जाना, विदेश में जाकर सेटल होना बहुत बड़ी चैलेंज होती है। क्या होती है? चैलेंज। और मैं खुद इस परिस्थितियों में से पास हो चुका हूँ। मैं 5 साल विदेश में रहा हूँ, फिर भी मगर क्योंकि मेरा तो गोल अलग था तो अलग बात है, मगर जिसको वहां जाके सेटल होना है, इसको पैसा कमाना है, पैसा बचाना है, शादी करना है, मकान लेना है, बच्चे होना है, उसको बड़ा करना है, तो जीवन के 25, 30, 40 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे आपके पैसे ही कमाई के। इसमें आपके पास कुछ रहेगा नहीं, जो कुछ बचेगा वो मकान में चला जाएगा, जो कुछ थोड़ा बचेगा वो बच्चे की फीस में चला जाएगा। तो जीवन संघर्ष में होता है वहां, मगर अगर उसमें से कोई अच्छा सोर्स मिल जाता है इनकम का, तो आदमी का जीवन बाद में 40-50 साल के बाद अच्छा होता है, नहीं होता है। मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि ऐसे एलोन व्यक्ति जो जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको विदेश में नहीं जाना चाहिए, या तो माँ बाप को नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो किसी के ऊपर आधारित होंगे और अपना जीवन वो बर्बाद करेंगे, क्योंकि वहां जिस परिस्थितियों में जीते हैं उस परिस्थिति में उनको आधार लेके बिना आगे बढ़ना संभव ही नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति हो जाती है। अभी आप क्या करोगे? परिवार में तो कोई सदस्य आएंगे, तो जो आपको हेल्प करेगा उसी के ऊपर विश्वास आएगा, और ये होता है नॉर्मली 90% यही होता है। मगर विश्वास के बाद जब आपकी लाइफ को सरेंडर कर देते हैं, ये थोड़ा गलत हो जाता है। मगर क्या करें, उनके पास कोई चारा भी नहीं होता है उस समय, इतना मिलजुल जुल गए हैं, वो एक दूसरे को साथ देने का कॉल भी दे देते हैं। तो इसीलिए बुद्धिशाली बच्चे ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा हेल्प लेके निकल जाते हैं, इतना लगाव नहीं करते हैं, थैंक यू बोले बोलते हो उनको, तो मगर सबकी क्षमता ऐसी नहीं होती है। तो जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और जिसका जीवन ऐसा है कि हेल्प के बिना चलेगा ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को विदेश में नहीं जाना चाहिए, ये मेरी राय है। और क्योंकि विदेश में जाना ये कोई गलत बात नहीं है, मगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि विदेश में जाना वो हिंदुस्तान में रहने जितना सरल है। यहाँ आपको जितनी सुविधा मिलती है, एनवायरनमेंट मिलता है, कल्चर मिलता है, संस्कृति मिलती है, एक दूसरे का सहारा मिलता है, और हमारा एक दूसरे का जीवन देख के भी हम गलती से बच सकते हैं, समाज का भी एक प्रेशर रहता है गलत काम करने से। ये जो एनवायरनमेंट यहाँ है वो वहाँ नहीं मिलता है। तो मेरी तो राय ये है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाए वो अच्छी बात है, सेटल होने के लिए न जाए वो अच्छी बात है, और दूसरी बात जिसकी क्षमता नहीं है कम से कम वो न जाए, क्योंकि संघर्ष तो जीवन में आएगा ही। तो आइए, मैंने तो अपनी राय बताने की कोशिश किया है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी ये एपिसोड संगति के ऊपर आधारित रहता था, वो कौन से व्यक्ति के कर्म होते हैं जिससे उसका जो है वो संपर्क जो है आप जैसे ज्ञानी पुरुष से हो जाता है, वो कौन सा पुण्योदय कौन सा भाग्योदय है जो ऐसे ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आ जाते हैं, और वो जीवन के अंदर जो है कैसे, मेरे कहने का मतलब ठीक है वो तो पुण्योदय है, पर उस पुण्योदय को हम कैसे जागृत करें कि मुझको ज्ञानी पुरुष मिले, ताकि कि मैं उसके उनके हृदय में जमा हुआ जो सनातन सत्य ज्ञान को निकाल सकूं और मेरा काम कर सकूं। यानी ज्ञानी पुरुष मिले, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, कृपया उसके बारे में थोड़ा सा आप जो है हमको परामर्श दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जो व्यक्ति अपने जीवन में सार निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है? सार कि आखिर मेरा जीवन किसके लिए है। तो फिर उनको लगता है कि ये पाप पुण्य, ये परिवार, ये पैसा, ये संपत्ति, ये जीवन जो है वो जीवन नहीं मगर बोझ है। तो वो सोचता है कि जीवन जीने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। तो वो अपने आप परमात्मा की हाजिरी में कुदरत से प्रार्थना कर देता है, हे परमात्मा, हे कुदरत,
मेरे को कोई ऐसा रास्ता बता दे ताकि मैं वास्तविक जीवन के मार्ग पे आगे बढ़ूं। ऐसा कोई मेरे को संजोग प्राप्त हो गए, ऐसे कोई मार्गदर्शक प्राप्त हो गए, ऐसे कोई अनुभव प्राप्त हो गए, ऐसे कोई संत और सन्यासी प्राप्त हो गए, ऐसी भावना वो करते हैं। बात है। तो जो संजोग के आगे सार निकालने की क्षमता बहुत बड़ी बात है। बिना सार ऐसी भावना नहीं होती। उनको लगना चाहिए कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक बोझ है। बोझ का मतलब कोई अचीवमेंट नहीं है। तो आखिर हम इतना 80 साल 90 साल का जीवन जी के क्या पाना चाहता है? यही रोटी कपड़ा और मकान, यही पाना चाहते हैं। कुछ ले जाना तो है ही नहीं। अगर मैंने 50 करोड़ रुपया कमाया तो ले जाना तो है नहीं। अगर मैंने 5 बंगला बना दिया ले जाना तो है नहीं। तो मतलब क्या है? तो ये जीवन का सार नहीं है। सार ऐसा होना चाहिए जो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसा कोई मार्ग दिखाने वाला मेरे को मिल जाए ताकि मैं अपने जीवन को वास्तव में कुछ पा करके आगे बढ़ूं और अपना अंतिम सत्य पाऊं। अगर ऐसी कोई भावना आप में जगती है आपके ही संजोगों के आधार से सार निकालने की क्षमता से, तो मैं मानता हूं आप भी एक न एक दिन अनुभवी ज्ञानी पुरुष को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य बना सकते हो। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कंक्लूडिंग आज का ये करना चाहता हूँ कि वो लोग धन्य हैं जो किसी तरह की आकांक्षा नहीं रखते, वो किसी तरह की तृष्णा इच्छा नहीं रखते, वो लोग तो बहुत धन्य होते हैं। लेकिन ये सब होता है संजोगों के अधीन, और उसके साथ साथ हमारा पुरुषार्थ भी काम करता है। हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो उसके दोनों तरफ दो पक्षीय है। वो एक तरफ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, दूसरी तरफ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, और तीसरा जो है जो मैकेनिकल मोड चल रहा है वो भी कर्मों का बोझ भी इसको खींच रहा है। यानी तीन तरफ से उसको फोर्स लग रहा है। तो हमको निष्कर्ष की भाषा में ये हमारा मनोबल आत्मबल वो इतना तेज करना चाहिए कि हम तो अपने प्रभु भगवान ईश्वर की तरफ खींचे जाए, यानी आत्मा की तरफ बढ़े। वही वास्तव में सच्चा जीवन है और वही डेवलपमेंट है और वही जीवन का सार होना चाहिए। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय ही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।